कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एसी जनरेटर के बारे में और एक आप लोगों को एग्जांपल दिया था मैंने होमवर्क में। आशा रखता हूँ कि वो एग्जांपल आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब एक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल की बारी। वो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करें उससे पहले हमें एक चीज़ सीखनी होगी, क्योंकि जब तक हम एवरेज वैल्यू निकालना नहीं सीखेंगे तब तक वो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं। If I want to find average value of any function which depends on time over time interval t, then average value of this function can be determined using this formula. ft dt integration of ft dt upon over time interval t. So limit will be from 0 to t. 0 to t ft dt upon time t. This is the formula to find average value of any function which depends on time t. Average value of sine and cosine. Average value of sine and cosine over one periodic time is 0. याद रख लेना, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन ओवर वन पीरियडिक टाइम इज 0। कैसे आएगा वो तो मैं करके दिखाऊंगा, पर अब ये हमें याद रह जाना चाहिए। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन ओवर वन पीरियडिक टाइम इज 0। हमको मालूम है साइन और कोसाइन कैसे हैं, पीरियडिक फंक्शन है। तो उनकी अगर एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालें? एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी आई वांट टू फाइंड। क्या निकालना चाहते हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी। तो क्या निकलेगा एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी? फॉर्मूला हमारे पास है ओवर वन पीरियड। सो 0 टू कैपिटल टी साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन टाइम पीरियड टी। फॉर्मूला क्या बनेगा? 0 टू कैपिटल टी साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन टाइम पीरियड टी। दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी साइन ओमेगा टी डी टी। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या बने? इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कोस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कोस। सो माइनस कोस ओमेगा टी, पर टी के साथ यहाँ पे क्या है? ओमेगा। दिस इज इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के साथ जो है उसे डिवाइड कर देंगे ओमेगा। लिमिट क्या बनेगी? 0 टू कैपिटल टी। क्या ठीक? इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन टी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 टू टी। सो दिस कैन बी रिटन एज -1/t ओमेगा कॉस ओमेगा टी 0 टू टी। क्या ठीक? देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, चलो -1 अपॉन टी ओमेगा एज इट इज। ठीक है, पहली लिमिट कॉस ओमेगा टी, तो कॉस एज इट इज ओमेगा मीन्स 2 पाई बाय कैपिटल टी। यस और नो? 2 पाई एफ दैट इज 1/t। सो 2 पाई बाय टी इनटू, इंस्टेड ऑफ स्मॉल टी व्हाट वी हैव टू प्लेस? कैपिटल टी माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 कॉस 0। चलो लिमिट रख दी हमने, ये क्या बनेगा? टी विल गेट कैंसल। सो -1 अपॉन टी ओमेगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या बने? कॉस 2 पाई 1 1 - 1
0, 0 into anything 0. So average value of sine over one period is 0. तो इस तरह निकालते हैं एवरेज वैल्यू। ये एवरेज वैल्यू एक्चुअली हमें काम आने वाली है नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7, पर यहाँ पे ये चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल में। तो वो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करें उससे पहले हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी दैट इज़ 0। वैसे ही कॉस के लिए भी कर सकते हो, कॉस ओमेगा टी रख दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी डी टी अपॉन टी। साइन ओमेगा टी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या हो जाएगा, साइन। तो साइन ओमेगा टी अपॉन साइन, साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 to t। यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा टी, लिमिट रख दें तो पहले क्या बनेगा, साइन 2 पाई माइनस साइन 0। साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, 0 माइनस 0 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओवर वन पीरियड 0, एवरेज वैल्यू ऑफ कोसाइन ओवर वन पीरियड दैट इज़ 0। तो इस तरह से हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या समझ में आ गया, एकदम परफेक्ट लिखना है तो लिख लो, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.6, अ सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर चलेगा नहीं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 इंटू 10⁻² मीटर एंड 20 टन्स, नंबर ऑफ टन्स 20, is rotated about its vertical diameter, is rotated about its vertical diameter with an angular speed of 50 radian per second, omega given 50 radian per second, in a horizontal magnetic field of a magnitude 3 into 10⁻² Tesla, horizontal magnetic field 3 into 10⁻² Tesla। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब कॉइल को रोटेट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ याद आ रहा है, एसी जनरेटर रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, फिर उसे घुमाया था। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज ई नॉट निकालना है और एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई निकालना है। इफ़ द कोयल फॉर्म्स अ क्लोज लूप, अगर कोयल क्लोज लूप फॉर्म कर दे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओहम, रेजिस्टेंस कितना हुआ 10 ओहम, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 10 ओहम। कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कोयल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट इज I0। कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग, एवरेज पावर लॉस भी निकालना है। वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम, जो पावर लॉस हो रहा है वो पावर आता कहाँ से, सोर्स कौन है वो भी निकालना है, वो भी बताना है। चलो, तो काफ़ी सारी चीज़ें निकालनी है। पहले निकालना है मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो, एसी जनरेटर के लिए ये क्या हुआ, जनरेटर ही हुआ, एसी जनरेटर। जैसे ही केस हुआ, सर्कुलर कोयल रखी हुई है, वहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर कोयल ली थी, सर्कुलर कोयल रखी हुई है, बने क्या फॉर्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, NAB ओमेगा। यस और नो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, NAB ओमेगा। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास हैं, कितने हैं 20। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कुलर कोयल, मुझे बताओ सर्कल का एरिया क्या बनता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है कितनी है 3 इंटू 10⁻², और ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है 50 रेडियन पर सेकेंड।
अच्छा, कैलकुलेट करें तो 50 इंटू 3 150, 150 इंटू 2 150 इंटू 2 300 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 3000। क्या ठीक? 20 इंटू 3 इंटू 50 ये हो जाएगा 3000 इंटू पाई दैट इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ 8 इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा 64 इंटू 10⁻⁻4। क्या ठीक? अब ये 3 जीरो तो यहाँ पे गए और यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक, 3 इंटू 3.14 इंटू 64, 3 इंटू 3.14 इंटू 64 इंटू 10⁻⁻1 करना है। थ्री इंटू 3.14 9 पॉइंट समथिंग 10 के अराउंड हो जाएगा 64, तो करीब करीब बनेगा ये। तो ये हमारा बनेगा 602.8 इंटू 10⁻⁻1। पर यहाँ पे ये 10⁻⁻2 भी रह गए, तो इसे लिख देते हैं 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2। 10⁻⁻1 10⁻�2 10⁻⁻3, तो ये बनेगा देयरफॉर ई नॉट इज इक्वल टू 10⁻⁻3 करें तो ये बनेगा 0.603 वोल्ट। राउंड ऑफ करें तो ये बनेगा 0.603 वोल्ट। क्या ठीक? तो ये हमें मिला इंड्यूस्ड ईएमएफ। पर कौन सा इंड्यूस्ड ईएमएफ? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलो अब और क्या निकालना है? एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। पर एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है उससे पहले हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला बनता है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज कांस्टेंट, एन ए बी ओमेगा दैट इज कांस्टेंट, तो ये तो निकल जाएगा बाहर। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन ओवर वन साइकिल दैट इज 0। सो हियर ई नॉट इंटू 0, so this is nothing but 0. Average value of induced EMF that is 0. क्या ठीक? तो ये मिल गया हमें एवरेज इंड्यूस्ड EMF। अब क्या पूछे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालना है तो I नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF अपॉन रेजिस्टेंस विल गिव अस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर। ई नॉट हमें मिला हुआ कितना है? 0.603 अपॉन आर कितना है? 10 ओहम। सो 0.0603 एम्पियर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्या ठीक? चलो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट भी मिल गया। अब क्या निकाले? एवरेज पावर लॉस। क्या निकालना है? एवरेज पावर लॉस। तो एवरेज पावर लॉस क्या बनेगा? एवरेज पावर लॉस इज नथिंग बट, पावर का फॉर्मूला मालूम हो तो पावर P इज इक्वल टू EI। तो यहाँ पे बनेगा एवरेज E दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी इनटू I का फॉर्मूला क्या बनेगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ठीक? तो ये बन जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो दिस इज नथिंग बट ई नॉट एंड आई नॉट दैट इज कांस्टेंट। मैक्सिमम वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। सो दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये साइन ओमेगा टी नहीं है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या आएगा? 1/2। जो मैंने मेथड आप लोगों को सिखाया आगे, वैसे इंटीग्रेशन करके आप लोगों को एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी निकालनी है। क्या मिलेगा? 1/2। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज 1/2। 1/2 ई नॉट आई नॉट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज
एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज 1/2। थोड़ा सा मैथ्स यूज़ करना होगा, हो जाएगा, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2। चलो 1/2 ई नॉट आई नॉट, ई नॉट अवेलेबल 0.603, आई नॉट अवेलेबल 0.063, सब्स्टिट्यूट वैल्यू अपॉन 2, सब्स्टिट्यूट करें, एवरेज पावर लॉस मिल जाएगा 0.018 वाट। एवरेज पावर लॉस दैट इज 0.018 watt. So this much amount of power is lost due to Joule heating. When current is flowing through any coil up to some time, and if it is having some resistance R, then some amount of heat is released. That heat released is nothing but I square RT, and power loss is nothing but that is I square R or EI or V square by R. So this much amount of power is lost due to Joule heating, that is 0.018 watt. इतना पावर लॉस हो जाता है। Where does this power come from? यहाँ पे हम लोग वो फॉर्मूला भी लगा सकते थे, पावर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाला, तो वो भी लगाएंगे तो भी बनेगा, ठीक है। तो where does this power come from? ये पावर आता कहाँ से है? जब भी कोयल में करंट इंड्यूस होगा तो यहाँ पे लेंस लॉ की वजह से वो उसके मोशन का अपोज करेगा। हम कोयल को घुमा रहे हैं तो इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द मोशन ऑफ कोयल, मतलब हम जैसे कोयल को रोटेट कर रहे हैं उसका अपोज करेगा। तो वो पावर लॉस जो है वो कहाँ पे जा रहा है? हीट के फॉर्म में। और वो पावर आता कहाँ से? जो हम हैंडल से एनर्जी देते हैं या तो कोई एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देते हैं, वहाँ से ये पावर मिल रहा होता है। ये पावर्स जो आता है वो कहाँ से आता है? एक्सटर्नल सोर्स से। एक्सटर्नल सोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पावर। पावर जो है वो बाहर से हम सप्लाई कर रहे हैं, कुछ मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करें, दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हीट। क्या ठीक समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.6। जल्दी से लिख लीजिए। Next and last topic of this chapter, AD currents. AD currents. Till now we have studied that currents are induced due to change in magnetic flux, and when there is a closed circuit at that time current is induced. It means हमने करंट इंड्यूस करवाया था, किस में करंट इंड्यूस करवाया था? कॉइल में, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉइल में ही करंट इंड्यूस हो। When bulk pieces of conductors are subjected to changing magnetic flux, then currents are induced in them. तो बल्क पीसीस में भी करंट इंड्यूस होने वाला है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडी? एडी इसका मतलब क्या होता है? एडी करंट, करंट का एडी करंट तो हमको मालूम है, पर ये नया करंट है, ठीक है। हमने कन्वेंशनल करंट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में पढ़ा, इंड्यूस्ड करंट के बारे में पढ़ा। अब जो करंट इंड्यूस होने वाला है वो कौन सा करंट है? एडी करंट। क्यों उसको बोला जाता है एडी करंट? ध्यान से देखना। This is the direction of magnetic field. And in this magnetic field, one metallic disc is kept. This is time varying magnetic field. कैसी magnetic field है? Time varying magnetic field. Magnetic field that is the function of time. It means strength of magnetic field will change with time. Suppose value of magnetic field goes on increasing with time. So whatever magnetic field lines are passing through this metallic disc that I have shown, if magnetic field increasing with time, then what will happen?
मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस डिस्क विल चेंज। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंड्यूस्ड EMF। अब हमने कोई कॉइल नहीं ली है, एक मेटालिक डिस्क मान लो, ठीक है, ऐसे डिस्क ले ली हमने। नाउ व्हाट विल हैपन, हियर ऑल्सो करंट्स विल बी इंड्यूस्ड, यहाँ पे भी करंट इंड्यूस होने वाला है, बट दिस करंट्स विल बी लाइक दिस। यहाँ पे हमें जो करंट मिलेगा वो ऐसा करंट मिलेगा। दिस वे वी आर गोइंग टू गेट इलेक्ट्रिक करंट्स। अब करंट की डायरेक्शन भी चाहिए। What is the direction of magnetic field? Inside the plane of figure, and magnetic field that is increasing with time, magnetic field बढ़ती जा रही है, तो ये क्या करेगा, उसका ऑपोज करेगा। Induced EMF and induced EMF will oppose the very cause produces it, मतलब इसे जो पैदा कर रहा है उसी का ऑपोज करेगा। तो कौन इसे पैदा कर रहा है, बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोज करेगा। तो मुझे बताओ ये जो है करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस करवाए, तो मैग्नेटिक फील्ड घटे, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलनी चाहिए वो कहाँ पे मिलनी चाहिए, आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर। तो अगर मुझे करंट आउटसाइड चाहिए, तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड चाहिए तो फिंगर्स कैसे घूमनी चाहिए, इस तरह। सो करंट शुड फ्लो इन दिस डायरेक्शन। तो इस तरह से करंट फ्लो होगा क्या, ठीक। दिस वे करंट इज इंड्यूस्ड inside this metallic disc. Now you can see the path of flow of current inside this metallic disc. These are circulatory currents. कैसे करंट है, circulatory currents. Here eddies means whirlpool. whirlpool आपने नाम सुना होगा, whirlpool, the stream of water flow inside the washing machine is the example of eddies. Eddies means circulatory or circulatory flow in closed path. So this is nothing but circulatory flow in closed path. Therefore these currents are called eddy currents. क्या समझ में आया? तो ऐसे करंट को क्या नाम दिया गया, एडी करंट्स। अब पहले जैसा नहीं है कि कोयल में करंट इंड्यूस हो रहा है, अब एक डिस्क में करंट इंड्यूस हो रहा है, वो भी कैसे, सर्कुलेटरी करंट इंड्यूस हो रहा है, क्या ठीक। और ये जो करंट है वो बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेंस लो तो लगने वाला है, लेंस फोर्स लगने वाला है। तो ये हो गई डायरेक्शन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्या समझ में आ गया? सो दिस वे वी विल गेट एडी करंट्स। दिस एडी करंट्स, दिस फेनोमेना was discovered by eddy current was discovered by physicist Foucault. physicist Foucault, इन्होंने हमें दिया एडी करंट। Now due to this eddy current there will be electromagnetic damping. Electromagnetic damping. What is called electromagnetic damping? उसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर करना होगा। तो एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। Suppose this is South Pole. And here we have North Pole. ठीक है, ये North Pole हो गया और ये South Pole हो गया। And what will be the direction of magnetic field from north to south? तो कुछ इस तरफ जा रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमें क्या कर देना चाहिए, क्रॉस। क्या ठीक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरफ जा रही है अंदर, ठीक है, नॉर्थ टू
साउथ, 3 डायमेंशनल सोचें। ये एक ब्लॉक है, दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, दिस आर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, ड्यू टू दैट वी विल गेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है। एंड हियर बिटवीन दिस 2 poles of magnet what I will keep, here I am taking one copper plate, क्या ले रहा हूँ मैं, copper plate, this is copper plate, ठीक। now when small jerk is given to this copper plate then what will happen, it will perform oscillatory motion, सिंपल पेंडुलम की तरह हो जाएगा। यहाँ पे एक कॉपर प्लेट रखी गई है, उसे छोटा सा मैं जर्क दे दूँ, ठीक है, तो वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी, क्या ठीक। नाउ हियर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड व्हेन दिस कॉपर प्लेट वांट्स टू एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड एट द टाइम व्हाट विल हैपन, जैसे ये एंटर होना चाहिए, व्हेन इट इज गोइंग इन एट द टाइम व्हाट विल हैपन, magnetic flux linked with this copper plate increases, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा, जैसे ही अंदर एंटर होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होना स्टार्ट हो जाएंगी, यस और नो। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस देन व्हाट विल हैपन, ये कॉपर प्लेट पे क्या होगा, सम करंट विल बी इंड्यूस्ड, कुछ करंट इंड्यूस हो जाएगा। एंड विच टाइप ऑफ करंट वी विल गेट, ये बल्क पीस की तरह हो गया, ये कैसा है, पीस, एक कॉपर प्लेट है, तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा वो कौन सा करंट होगा, एडी करंट, कौन सा करंट, एडी करंट। और वो एडी करंट क्या करेगा, इट विल ट्राई टू ओपोज द वेरी कॉज प्रोड्यूसेस इट, मतलब जो इसे पैदा कर रहा है उसी का ओपोज करेगा। इसे पैदा कौन कर रहा है, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या करेगा, उसका ओपोज करेगा। तो ये करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा, मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ठीक है, किस तरफ है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, और ये जो है प्लेट ऑसिलेट हो रही है उसके बीच में, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है। ये मान लो नॉर्थ, ये मान लो साउथ पोल, ये मान लो नॉर्थ पोल, और इसके बीच में हम एक मेटालिक प्लेट, अभी मेरे पास रिंग है, रिंग को प्लेट समझ लेना, ठीक है। जैसे ही ये प्लेट ऑसिलेट करेगी इसके बीच में, ठीक है, तो इस प्लेट में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, क्या इंड्यूस होगा, करंट। और वो करंट जो है, कॉपर प्लेट समझ लो, ठीक है, इसे अभी रिंग है पर रिंग मत समझो, इसे कॉपर प्लेट कंसीडर करो, तो इसमें करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। उस करंट की डायरेक्शन क्या हो, उस करंट की डायरेक्शन क्या हो, जब मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे बताओ करंट कैसे है, या करंट विल बी इंड्यूस सच दैट इट विल ट्राई टू ओपोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, द करंट विल फ्लो लाइक दिस एंड इट विल ट्राई टू ओपोज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, करंट ऐसे फ्लो होगा और मैग्नेटिक फील्ड का ओपोज करेगा, तो हियर द करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दिस डायरेक्शन, क्या ठीक, क्या समझ में आ रहा है एकदम, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, ये हो गया आई। चलो अब यहाँ से ध्यान दो, जब ये प्लेट बाहर निकलना चाह रही होगी, कहाँ निकलना चाह रही होगी, बाहर, बाहर निकलना चाह रही होगी, when it comes out of the magnetic field at the time what will happen, flux will decrease, flux associated with this copper plate will decrease, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे ये प्लेट बाहर निकल रही है तो उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही हैं वो कम होती जाएंगी, सो फ्लक्स विल डिक्रीज, व्हेन फ्लक्स डिक्रीजेज देन व्हाट विल हैपन, द करंट विल बी इंड्यूस्ड सच दैट इट विल ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स, फ्लक्स कम हो रहा है तो उसे कम होने देगा नहीं, बढ़ावा ही करेगा उसमें, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो इंड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे बताओ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, लाइक दिस, यस और नो, सो करंट विल फ्लो इन दिस मैनर, ऐसे करंट फ्लो होगा,
क्या ठीक? ऐसे यहाँ से देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा, क्लॉकवाइज, और इसमें देखा जाए तो करंट कैसे फ्लो हो रहा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या ठीक? तो जब प्लेट एंटर हो रही है तब करंट की डायरेक्शन कुछ अलग होगी, जब बाहर निकल रही है तो करंट की डायरेक्शन कुछ अलग होगी, क्योंकि वो उसका क्या करेगा, अपोज। अब ये चीज़ तो हो रही है, करंट तो इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, प्लेट में, और वो करंट कौन सा है, सर्कुलेटरी करंट, उसे क्या बोला जाएगा, एडी करंट, ठीक है, क्योंकि प्लेट में इंड्यूस हो रहा है, अब कॉइल में हो रहा नहीं है। सो दिस करंट इज कॉल्ड एडी करंट। दिस इज गोइंग इन एंड कमिंग आउट, ठीक है, क्या समझ में आ गया केस? नाउ व्हेन करंट इज इंड्यूस्ड एट द टाइम सम लेंस फोर्स विल एक्ट। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है तो कुछ लेंस फोर्स लगेगा, एंड लेंस फोर्स दैट इज रेजिस्टिव फोर्स, इट विल ट्राई टू ओपोज द मोशन। ये करंट की वजह से क्या लगेगा, लेंस फोर्स, एंड दैट लेंस फोर्स इज रेजिस्टिव फोर्स, इट विल ट्राई टू ओपोज द मोशन। मतलब जैसे ही अंदर ऑसिलेट कर रही थी, जैसे ही अंदर जाएगी तो क्या होगा, लेंस फोर्स लगेगा, ये इसके मोशन का क्या करेगा, ओपोज। ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस। ये एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ध्यान से देखो। एंड आफ्टर सम टाइम दिस कॉपर प्लेट विल कम टू रेस्ट। कॉपर प्लेट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ऑसिलेट करना स्टॉप कर देगी, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। यह डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड इज ड्यू टू इंड्यूस्ड एडी करंट, and due to this magnetic effect, therefore this damping is called electromagnetic damping। क्या ठीक? How can we reduce this damping? अब इस damping को reduce कैसे किया जाए? For that what we have to do, just we have to make slots in this copper plate। अगर इस कॉपर प्लेट में ऐसे स्लोट बना दिए जाएं तो क्या होगा, एरिया फॉर द फ्लो ऑफ करंट विल डिक्रीज। क्या होगा, एरिया फॉर द फ्लो ऑफ करंट विल डिक्रीज। इसके लिए ध्यान से देखो, यहाँ पे कैसे करंट फ्लो हो रहा होगा, जब डिस्क बाहर आ रही है तो यहाँ पे करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा। पहले ये करंट पूरी डिस्क में फ्लो हो रहा था, अब स्लोट बन जाने की वजह से यहाँ पे तुम्हें छोटी डिस्क लग रही है, पर ये डिस्क की साइज सेम कंसीडर करो और स्लोट बना दो, ठीक है। तो स्लोट बना देंगे तो जो करंट फ्लो हो रहा है, एरिया फॉर द फ्लो ऑफ करंट विल डिक्रीज। यस और नो? एज एरिया फॉर द फ्लो ऑफ करंट डिक्रीजेस, देन डैम्पिंग विल ऑल्सो डिक्रीज, एंड दिस प्लेट विल ऑसिलेट फॉर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। ज़्यादा ऑसिलेट करेगी, डैम्पिंग कम हो जाएगी। क्या ठीक? हियर मैग्नेटिक मोमेंट m vector is equal to ia vector, yes or no? This magnetic moment due to induced current which opposes the varicose produces it depends on area. As area decreases, then magnetic moment decreases, and due to that what will happen, this damping will decrease, and this copper plate will oscillate for long interval of time. So this way we can reduce the effect of damping। या तो स्लोट बनाए जाएं, या तो इसमें छोटे छोटे सर्कल कर दिए जाएं, ठीक है, होल कर दिए जाएं, छोटे छोटे होल बना दिए जाएं, या तो स्लोट बना दिए जाएं, तो क्या होगा, ये डैम्पिंग की इफेक्ट कम हो जाएगी। क्या ठीक? ओके, तो ये हो गई गया एक एडी करंट का एक्सपेरिमेंट। एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। इन ट्रांसफॉर्मर्स motors and dynamos, in transformers, motors and dynamos, some heat is produced due to this unwanted
एडी करंट्स। अबाउट ट्रांसफॉर्मर वी विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर, ट्रांसफॉर्मर के बारे में। इन ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स एंड डायनेमोस सम हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस अनवांटेड एडी करंट्स। पहले हम इसके डिसएडवांटेजेस मतलब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेशन में ये एक हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, दूसरा क्या चीज़ है, हियर इन ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स एंड डायनेमो सम हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस अनवांटेड एडी करंट्स। वी नो दैट व्हेन करंट फ्लोज for time interval t, at that time this much amount of heat is released, H is equal to I square RT। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके। अगर करंट फ्लो हो रहा है, अगर करंट ज़्यादा होगा, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, बल्क पीस, तो बल्क पीस ले रहे हैं तो थिक शीट होगी, थिक शीट होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा पर उसके सामने करंट ज़्यादा होगा। एज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एंड करंट इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस तो घट गया पर करंट बढ़ गया। एंड यू कैन सी दैट हियर हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। इफ वैल्यू ऑफ एडी करंट इज मोर देन अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड विल बी मोर, मतलब ये करंट इंड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। व्हेन वी कंसीडर मोटर एट द टाइम वायर इज वाउंड ऑन सम कोर मटीरियल and when current passes through that, due to that some magnetic field is induced and in that iron core एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड। जिसके ऊपर हमने वायर लपेटी हुई है जो स्कोर के ऊपर, उसमें करंट फ्लो करवाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से ये आयरन कोर है उसमें क्या होता है, उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं। समटाइम्स दिस एडी करंट्स आर अनवांटेड, ज़रूरी नहीं होते, हमें नहीं चाहिए होते, फिर भी मिलते हैं। एंड ड्यू टू दैट दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, इट मीन्स दैट एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड हीट लॉस। तो यह हीट लॉस कम करना है तो हीट लॉस कैसे कम करें। हियर आई एम कंसिडरिंग वन ब्लॉक, दिस इज द कोर, राइट। In this core what will happen, suppose this type of AD currents are induced, कुछ ऐसे AD करंट हमें इंड्यूस हो रहे हैं, होते मिल रहे हैं। ठीक है, क्या ठीक। नाउ if you have large value of eddy current then amount of heat produced will be more, therefore heat loss will be more। तो यहाँ पे heat loss कम करना है तो क्या करना चाहिए, we should divide this core into thin sheets। ऐसे sheets में डिवाइड कर देना चाहिए। When we will divide this core into thin sheets, then what will happen? First of all, how can we divide this core into thin sheets? कैसे डिवाइड करें? For that, we have to use insulating material। इसे सेपरेट करना है तो यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा, insulating material। This is the insulating material। Therefore, this core is called लेमिनेटेड कोर। इस कोर को हमने क्या कर दिया, लेमिनेट कर दिया। ठीक है, तो ये जो कोर है उसे छोटी छोटी शीट में हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो, अब करंट कैसे फ्लो होगा। नाउ एरिया फॉर द फ्लो ऑफ करंट डिक्रीजेस, now value of eddy current decreases, as value of eddy current decreases then amount of heat loss also decreases, so this way we can reduce the amount of heat loss। इस तरह से हम हीट रिलीज जो हो रही है उसे कम कर सकते हैं। क्या ठीक समझ में आ गया। नेक्स्ट
that is applications of AD currents. Applications. First application, that is in magnetic braking trends. मैग्नेटिक ब्रेकिंग ट्रेंड्स बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है एडी करंट की. सपोज दिस आर द रेल्स, ओके, एंड व्हेन ट्रेन passes through this, at that time what will happen, just above this rail, थोड़ा सा ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑफ द ट्रेन विल पास. मान लो कि ट्रेन बहुत ही अच्छी रफ्तार से जा रही है, बहुत फास्ट ट्रेन है, 300 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है. और मान लो कि ड्राइवर को स्पीड कम करनी है, ठीक है, तो ड्राइवर को स्पीड कम करनी होगी तो क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा. हियर व्हेन ड्राइवर अप्लाइज दिस मैग्नेटिक ब्रेक, मैग्नेटिक ब्रेक मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टार्ट कर देगा, ठीक है. जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है अपना काम स्टार्ट कर देगा, देन व्हाट विल हैपन, सम मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंड्यूस्ड, and due to that magnetic field, now this train is passing, train is in motion, so that magnetic field lines will pass through the rails, and in rails what will happen, currents will be induced. क्या induce हो जाएगा, current induce हो जाएगा. and which type of currents are induced, AD currents, and due to that AD currents it will try to oppose the motion of train. जो ट्रेन मोशन में है उसका क्या करेगी, ओपोज करना चाहेगा. and due to Lenz's force, speed of train decreases smoothly. स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेस स्मूथली. मान लो कि 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी और उसकी स्पीड घट के कितनी हो गई, 100 किलोमीटर पर आवर. दिस वे स्पीड ऑफ द ट्रेन डिक्रीजेस. दिस वे वी कैन अप्लाई मैग्नेटिक ब्रेकिंग, मैग्नेटिक ब्रेक्स कैन बी अप्लाइड टू द ट्रेन, एंड द पैसेंजर विल नॉट एक्सपीरियंस एनी जर्क. 300 की रफ्तार से सीधी 100 की रफ्तार पे आ गए, फिर भी जर्क एक्सपीरियंस होगा नहीं, स्मूथली उसकी स्पीड कम हो जाएगी. मान लो कि आप गाड़ी में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, ठीक है, और अचानक से स्पीड कम करनी है तो ब्रेक लगाएंगे तो आप लोगों को जर्क आएगा, आप लोग फील करोगे एकदम से स्पीड कम हो गई. बट व्हेन वी आर अप्लाइंग मैग्नेटिक ब्रेक्स, एट द टाइम व्हाट विल हैपन, द स्पीड ऑफ ट्रेन विल डिक्रीज स्मूथली. धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम हो जाएगी स्मूथली, ठीक है, ड्यू टू लेंस फोर्स. इट विल ट्राई टू अपोज द मोशन. एडी करंट इंड्यूस होगी, उसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी. बिल्कुल रेस्ट पे रहने के लिए एक्सटर्नल ब्रेक लगानी पड़ेगी. मैकेनिकली वी हैव टू स्टॉप द ट्रेन, बट टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ ट्रेन वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस एडी करंट. यूजिंग एडी करंट वी कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ ट्रेन. सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, second application of eddy current, that is in induction furnace. किसमें काम आता है, इंडक्शन फर्नेस. इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, इन इंडक्शन फर्नेस वी टेक हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स. क्या लेते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, एसी सोर्स. एंड वी नो दैट इन एसी व्हाट विल हैपन, करंट विल चेंज विथ टाइम. यस और नो, करंट चेंज होगा, उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, डायरेक्शन भी चेंज होगी. इफ इट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स, हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स, then current will change frequently, very speedily, and as current changes then what will happen, magnetic field will change, because current is the source of magnetic field. So we have time varying magnetic field, and this time varying magnetic field is given to the ore. So when that magnetic field lines are passing through the ore, then what will happen, this is the time varying magnetic field. Due to that, flux linked with ore will change, and due to change in magnetic flux what will happen, एडी करंट्स विल बी इंड्यूस्ड इन द ore. क्या इंड्यूस होगा, एडी करंट्स विल बी इंड्यूस्ड, एंड वी नो दैट ड्यू टू दिस एडी करंट्स हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, H is equal to I² RT, and there are different metals inside the ore. Due to this heat what will happen, temperature of the ore will increase. When temperature of
temperature of ore increases at the time, suppose when the melting point of one of the material reaches, then that material will melt and we can take out that molten metal from the ore. After that, again the heat will be produced due to this eddy currents and temperature of ore will increase. After that, second metal will melt and we can take out that molten metal and we can prepare different alloys using induction furnace. मतलब इसका यूज़ यहाँ पे भी किया जा सकता है इंडक्शन फर्नेस में. थर्ड एप्लीकेशन, इन गैल्वेनोमीटर्स these eddy currents are useful because in galvanometer already we have studied that the coil, rectangular coil is wound on metallic frame. एक metallic frame पे रखी हुई होती है. When this coil rotate, at that time what will happen? Eddy currents are induced in the metallic frame. That eddy currents will oppose the motion of coil and immediately it will bring the coil to rest. It will oppose the motion. मतलब जो पॉइंटर है जो डिफ्लेक्ट होता रहता है उसे स्टेशनरी करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए गैल्वेनोमीटर में एडी करंट का यूज़ होता है. फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट इन इलेक्ट्रिक मीटर्स. दिस एडी करंट्स आर यूज्ड. इलेक्ट्रिक करंट मीटर्स आप लोगों को अगर मालूम हो तो आप लोगों के घर का जो मीटर होगा, ठीक है, आपका लाइट बिल आता है तो वो मीटर में कितने यूनिट बढ़े हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लाइट बिल आता है. तो उसमें अगर आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया हो, अगर एनालॉग मीटर है, ठीक है, डिजिटल नहीं एनालॉग है, तो उसमें एक शाइनी मेटालिक डिस्क रहती है. दैट शाइनी मेटालिक डिस्क रोटेट्स अकॉर्डिंग टू द पावर कंजप्शन. ए पावर कंजप्शन इज मोर देन रोटेशन of the circular disc will be more. A power consumption is less, then rotation of the angular speed of rotation of circular disc will be less. If you are not using any power, then the disc will remain stationary. So according to rotation of the shiny metallic disc, the units increases. There are many more uses of eddy currents. These eddy currents are used in speedometer. Speedometer में भी काम आता है. These eddy currents are used in many other applications. बहुत सारी एप्लीकेशन में काम आता है. अभी हमारे लिए हाल फिलहाल ये 4 एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है. These 4 applications are not explained in much detail in textbook. इसीलिए हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की. आई होप द कंसेप्ट ऑफ एडी करंट इज़ नाउ क्लियर टू यू. समझ में आ गया होगा. तो ये हमारा टॉपिक जो था वो लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का. यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ख़त्म होता है. नेक्स्ट टाइम से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7. आशा रखता हूँ कि एडी करंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. लिखना हो तो लिख लीजिए, ठीक है, एक बार आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं. लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो जो भी है. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 ख़त्म होता है. यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.